Hi students, myself Amol Pattevar. Now today we are starting with our new topic that is anatomy of dicot stem. ठीक है, कल हमने जो देखा था वो एनाटोमी ऑफ डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट देखा था. आज हम देखेंगे एनाटोमी ऑफ डाइकॉट स्टेम. तो यहाँ पे एनाटोमी ऑफ डाइकॉट स्टेम में जो एग्जांपल लिया है डाइकॉट प्लांट का वो लिया है सनफ्लावर. ठीक है, अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम शोज फॉलोइंग स्ट्रक्चर. अब देखो, अगर हमने एक ट्रांसफर यानी हॉरिजॉन्टल सेक्शन अगर डाइकॉट स्टेम का लिया है तो हमको कुछ फॉलोइंग स्ट्रक्चर दिखेंगे. सबसे पहला जो स्ट्रक्चर दिखेंगे हमको आउटर मोस्ट, दैट इज एपिडर्मिस. तो एपिडर्मिस इज अ सिंगल आउटर मोस्ट लेयर विद अ मल्टी सेलुलर आउटग्रोथ एंड अ ट्राइकोम. तो ट्राइकोम आपको पता है कि एपिडर्मिस से, जैसे हमने रूट में देखा था, रूट में आउटर लेयर को हमने इपीब्लेमा बोला था, एपिडर्मिस को क्या बोलते रूट में इपीब्लेमा. तो उसमें से यूनिसेलुलर रूट हेयर निकले थे. वैसे अभी यहाँ पे स्टेम के आउटर मोस्ट सरफेस एंड एपिडर्मिस से भी छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे. उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ट्राइकोम्स. क्या बोलेंगे? ट्राइकोम्स. एंड अ लेयर ऑफ क्यूटिकल इज यूजुअली प्रेजेंट टुवर्ड्स द आउटर सरफेस ऑफ एपिडर्मिस. यानी स्टेम में जो एपिडर्मिस है उसके आउटर सरफेस पे एक क्यूटिकल की लेयर होती है. क्यूटिकल की लेयर क्या है? तो आपको पहले भी मैंने बताया था, क्यूटिकल की लेयर यानी यहाँ पे सिंपली एक वैक्सी आउटर लेयर है विच इज़ मेड अप ऑफ क्यूटीन. ठीक है, वैक्सी आउटर लेयर रहती है विच इज़ मेड अप ऑफ क्यूटीन. और किस लिए रहती है? टू रिड्यूस द रेट ऑफ वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन. किस लिए रहती है? टू रिड्यूस द वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन. ठीक है. और यहाँ पे आपको और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, दैट इज़ ट्राइकोम जो है वो मल्टी सेलुलर होता है. कैसे रहेंगे ट्राइकोम? मल्टी सेलुलर. नाउ नेक्स्ट जो भी टॉपिक हम देख रहे हैं दैट इज़ कॉर्टेक्स. ठीक है, तो एपिडर्मिस कैसे रहेंगे? जैसे अभी आप एक क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, डायग्रामेटिक व्यू है ट्रांसफर सेक्शन का. तो इस ट्रांसफर सेक्शन में आपको ये वस्कुलर बंडल्स दिख रहे हैं. मैंने वहाँ पे पी और एक्स लिखा, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, और बीच में ग्रीन कलर का जो बैंड है वो कैम्बियम रिंग है. ठीक है, वस्कुलर का मतलब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है वो ग्रीन कलर का जो बैंड दिख रहा है जाइलम फ्लोएम के बीच में. तो ऐसे कई सारे वस्कुलर बंडल साइक्लिकली अरेंज रहेंगे स्टेम की क्रॉस सेक्शन में. फिर एक पर्टिकुलर स्मॉल इनलार्ज पार्ट अगर हम उसका देखते हैं तो आपको इस डायग्राम में जैसे एपिडर्मिस दिख रहा है, ब्राउन कलर की लेयर दिखाई है. एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर है. क्यूटिकल है ना, मैंने बताया एक वैक्स की कोटिंग रहेगा, क्यूटिन नाम का वैक्स उसमें प्रेजेंट रहता है. देन एपिडर्मिस से आप देख रहे हो हेयर्स निकले. वो जो हेयर्स है वो हेयर्स है ट्राइकोम. और आप ध्यान से नोटिस करोगे इट इज़ मल्टी सेलुलर. कैसे रहेगा वो? मल्टी सेलुलर. तभी एपिडर्मिस के नीचे अगर आप देखते हो तो देन इट इज़ अ कॉर्टेक्स. तभी हम बात कर रहे हैं कॉर्टेक्स की. तो कॉर्टेक्स इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द एपिडर्मिस. कॉर्टेक्स इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द एपिडर्मिस एंड इट इज़ यूजुअली डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन्स. ठीक है, एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे कॉर्टेक्स रहेगा, उसमें 3 रीजन्स रहेंगे. कौन से? हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस. फिर से एक बार, कौन सा है दिख रहा है आपको? मैंने अंडरलाइन करके रखा है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस. यही हमने रूट में देखा था. तो रूट में अगर हम देखते थे तो रूट में एपिडर्मिस के नीचे जो था वो था एक्सोडर्मिस. बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एपिडर्मिस के नीचे जो पहली लेयर रहेगी कॉर्टेक्स से, दैट इज हाइपोडर्मिस. ठीक है, स्टेम में क्या रहेगा? एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस. वही रूट में हमने क्या देखा था कि रूट में एपिडर्मिस के नीचे क्या था? एक्सोडर्मिस करके लेयर थी कॉर्टेक्स की. बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है स्टेम में हम उस लेयर को बोलेंगे हाइपोडर्मिस. ठीक है, इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द एपिडर्मिस एंड इट इज मेड अप ऑफ 3 to 5 layers ऑफ कोलेनकामा सेल्स. आपको ये ध्यान में रखना नीट के लिए. हाइपोडर्मिस में कौन सा सेल्स रहता है? कोलेनकामा. एंड इट इज नॉट यूनिसेलुलर, इट हैज 3 to 5 layers ऑफ कोलेनकामा सेल्स की लेयर रहेंगी. इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, क्योंकि आपको पता है कोलेनकामा सेल्स की जो बॉर्डर है वो थिकन होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज. ठीक है, जिस वजह से कोलेनकामा सेल में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहती है. तो यहाँ पे भी हाइपोडर्मिस के जो सेल्स है कोलेनकामा सेल, उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहेंगी. इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट. फिर हाइपोडर्मिस के बाद में अंदर जो रहेगा दैट इज जनरल कॉर्टेक्स. तो जनरल कॉर्टेक्स मेड अप ऑफ सेवरल लेयर ऑफ लार्ज पैरेन्काइमेटस सेल विथ इंटरसेलुलर स्पेस. ठीक है, तो जनरल कॉर्टेक्स एक ऐसा एरिया है जिसमें काफ़ी सारे पैरेन्काइमेटस सेल्स की लेयर्स रहेंगी और विथ इंटरसेलुलर स्पेस, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस रहेंगी. और सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है यानी कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर जो है यहाँ पे उसको हम बोलेंगे
एंडोडर्मिस है ना, एंडो यानी अंदर, तो सिंपली आप नाम से समझ सकते हो एंडोडर्मिस ये इनरमोस्ट लेयर होंगी काय की, कॉर्टेक्स की। तो इसमें बैरल शेप सेल्स प्रेजेंट रहते हैं एंडोडर्मिस में, और इस एंडोडर्मिस के बैरल शेप सेल को या एंडोडर्मिस को दूसरा एक नाम है स्टार्च शीथ। स्टार्च शीथ इसलिए बोलते हैं कि स्टेम का जो एंडोडर्मिस है उसमें स्टार्च ग्रेन्यूल डिपॉजिट होते हैं, सो उसको एंडोडर्मिस को दूसरा एक नाम है दैट इज स्टार्च शीथ। तो आपको ये ध्यान में रखना है। देखो नीचे डायग्राम में आपको दिख रहा है ये जो एक छोटा सा इनलार्ज पार्ट है डायकॉट स्टेम का, तो आउटर लेयर इज एपिडर्मिस, बिलो एपिडर्मिस देयर इज अ जनरल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो जनरल कॉर्टेक्स जो है पैरेन्काइमा से बना है, मतलब पहले तो हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस की कोलेनकाइमा की 3 to 5 लेयर्स रहेंगी, फिर कोलेन हाइपोडर्मिस के नीचे जनरल कॉर्टेक्स है जो पैरेन्काइमा से बना है, फिर एंडोडर्मिस आप देख रहे हो फ्लोएम के बिल्कुल ऊपर, फ्लोएम के बिल्कुल ऊपर जो दिख रहा है वो क्या है, एंडोडर्मिस। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अभी स्टील। तो स्टीली इज अ सेंट्रल कोर ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएटेड इनटू, तो स्टीली एक सेंट्रल कोर रहेगा टिश्यू का जो काय में डिफरेंशिएटेड है, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल एंड पिथ। तो पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल एंड पिथ इज टुगेदर कॉल्ड एज स्टीली। तो बिलो एंडोडर्मिस देयर इज अ पेरिसाइकल, तो एंडोडर्मिस के नीचे जो रहेगा वो पेरिसाइकल रहेगा, एंड इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वस्कुलर सिस्टम। आप ऐसे बोल सकते हैं कि वस्कुलर बंडल्स के ऊपर जो कवरिंग रहता है वो रहता है पेरिसाइकल का। ठीक है, सिचुएटेड कैसा है देखो, पेरिसाइकल इट इज सिचुएटेड बिटवीन एंडोडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल। किसके बीच में है ये, एंडोडर्मिस और वस्कुलर बंडल के बीच में। यहाँ पे भी डायग्राम में आपको पेरिसाइकल ये लेबल करके नहीं है, दिख रहा है क्या कहीं लेबल। ठीक है, पार्ट एंड लार्ज जिसमें आपको लेबल करके नहीं है, बट आप ऐसे समझो कि एंडोडर्मिस, ठीक है, आप देख सकते हो एंडोडर्मिस और फ्लोएम इनके बीच में क्या डेवलप होने वाला है, पेरिसाइकल। तो डायकॉट स्टेम में जो पेरिसाइकल बना है वो पेरिसाइकल स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना होता है। कैसे, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। तो इन सनफ्लावर दैट इज डायकॉट इट इज मल्टी लेयर, देखो लास्ट वस्कुलर बंडल के ऊपर क्लेन क्या बोला है, इन सनफ्लावर, सनफ्लावर इज एग्जांपल ऑफ डायकॉट प्लांट, तो इट इज मल्टी लेयर। इट इज मल्टी लेयर मतलब पेरिसाइकल जो है मल्टी लेयर रहेगा, एंड सो कॉल्ड एज हार्ड बास्ट, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ड बास्ट। इसलिए हार्ड बास, तो हार्ड बास किस लिए बोल रहे हैं, तो वो काफ़ी हार्ड रहेगा, टफ रहेगा, और वो बना कैसे, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से। और पेरिसाइकल करता क्या है, तो वस्कुलर बंडल को सराउंड करता है। समझो कि वस्कुलर बंडल का एक आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज पेरिसाइकल। फिर वस्कुलर बंडल की हम बात करेंगे तो वस्कुलर बंडल दैट इज बंडल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो डायकॉट स्टेम में जो वस्कुलर बंडल हम देखेंगे वो रहेंगे कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड ओपन टाइप। कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड ओपन टाइप का मतलब क्या है, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में डायग्रामेटिक यहाँ पे लिखा है, तो आपने मैंने एक्स और पी लिखा है, तो एक्स यानी जाइलम एंड पी यानी फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं, वस्कुलर बंडल। तो यहाँ पे जाइलम फ्लोएम ये कॉन्जॉइंट कोलैटरल है, मतलब ये एक दूसरे को जॉइंट है और वो एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है, दिख रहा है, अल्टरनेट रेडियस पे नहीं है। रूट में कैसा, जाइलम एक ही रेडियस पे था, फ्लोएम एक ही रेडियस पे था, अल्टरनेटली सेपरेट रेडियस पे। यहाँ पे दोनों टुगेदर एक ही रेडियस पे जाइलम एंड फ्लोएम, तो कॉन्जॉइंट कोलैटरल बोलते हैं इसलिए। और ओपन क्यों बोलते हैं, तो ओपन क्यों बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो आपको एक्स और पी के बीच में, मतलब जहाँ पे मैंने जाइलम और फ्लोएम लेवल किया है, ऑरेंज वाला जाइलम है, ब्राउन वाला फ्लोएम है, उसके बीच में एक ग्रीन कलर का बैंड आपको दिख रहा है, तो वो ग्रीन कलर का बैंड है ना कैम्बियम है, इट इज़ अ इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे इट इज़ ओपन। ओपन का मतलब क्या, इट इज़ ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि ये जो कैम्बियम है सेकेंडरी, ये जो कैम्बियम है इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम, देखो फैसिकुलर वर्ड का मीनिंग होता है बंडल, फैसिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बंडल। तो जाइलम और फ्लोएम के बंडल के बीच में है ये, करके उसको बोला है इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्रा, इंट्रा यानी विद इन द बंडल। और तो ये कैम्बियम का रोल क्या होता है, कैम्बियम इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये कैम्बियम क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, इसीलिए उसको हम ओपन बोल रहे हैं, ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या, कि जब ये कैम्बियम के सेल अंदर की तरफ डिवाइड होंगे तो सेकेंडरी जाइलम बनाएंगे, जब भी कैम्बियम के सेल बाहर की तरफ डिवाइड होंगे तो क्या बनाएंगे, सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे। चलो देख लेते हैं हम लोग। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो, इट इज कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन,
एंड अरेंज इन रिंग, सारे वस्कुलर बंडल कैसे अरेंज है रिंग में, आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो ईच वन इज कंपोज ऑफ जाइलम फ्लोएम एंड कैम्बियम, मतलब हर एक वस्कुलर बंडल जो है वो कैसे बना है, जाइलम फ्लोएम एंड कैम्बियम, ठीक है। अ स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जाइलम जो है वो इंडार्च टाइप का है। इंडार्च टाइप का क्यों बोला है, देखो मैंने आपको पहले भी समझा था, ये इंडार्च और एक्सार्च, ये जो कंडीशन रहती है वो किस बेसिस पे रहती है, इंडार्च और एक्सार्च कंडीशन ये रहती है प्रोटोजाइलम की पोजीशन क्या है। तो प्रोटोजाइलम जो है ये टुवर्ड्स द पिथ रहेगा, ये जो एरिया मैंने बनाया ग्रीन वाला वो कौन सा है, पिथ। प्रोटोजाइलम अगर पिथ की तरफ है ना, पिथ, प्रोटोजाइलम अगर पिथ की तरफ है प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ है तो उसको हम बोलेंगे इंडार्च कंडीशन। मतलब यहाँ पे देखो, अभी आपको दिख रहा है प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम लिखा है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये है पिथ, दिस एरिया इज कॉल्ड एज पिथ, तो इसको हम लेबल कर सकते हैं दिस इज। तो ये जो पिथ है, पिथ की तरफ अगर प्रोटोजाइलम है मतलब अंदर की तरफ है ना, तो इनर साइड तो इनर मोस्ट लेयर जो रहती है मतलब सेंट्रल जो पार्ट रहता है दैट इज पिथ रहता है। तो पिथ की तरफ अगर प्रोटोजाइलम है और पेरीफेरी पे अगर मेटाजाइलम है तो उसको हम बोलते हैं एंडार्च कंडीशन। तो डाइकॉट स्टेम में कौन सी कंडीशन रहेंगी, एंडार्च। अब सभी लोग ध्यान में रखेंगे। अगर ना ये हो गया वस्कुलर बंडल के बारे में, ठीक है। फिर पिथ, अभी हमने जैसे पिथ के बारे में बात की थी, तो पिथ क्या है, तो पिथ इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ यंग स्टेम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे ये डायग्रामेटिक व्यू में आपको दिखाया था, पूरे यंग स्टेम के सेंटर में यहाँ पे पिथ रहेगा, ठीक है। और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स बना रहता है विद कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है, इजीली विजिबल, मतलब वो आप देख सकते हो कि उस पिथ में काफ़ी सारे इंटरसेलुलर स्पेस रहेंगे पैरेन्काइमेटस सेल्स के बीच में। बना कैसे पिथ, पैरेन्काइमेटस सेल्स से। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है दैट इज मेडुलरी रेज। ये मेडुलरी रेज आपको डायग्राम में दिखेंगे, डायग्राम लेवल तो करके मेडुलरी रेज, बट वो प्रॉपर जगह पे नहीं है। मैं आपको क्लियर करता हूँ मेडुलरी रेज है कहाँ पे, तो मैं अभी मार्क करके आपको दिखा रहा हूँ मेडुलरी रेज एग्जैक्ट कहाँ पे है, ठीक है। हैव सम पेशेंस। तो अभी डायग्रामेटिक व्यू आप देखिए, उस डायग्रामेटिक व्यू में मैंने सेंटर पार्ट को लेवल किया दैट इज पिथ, और जो वस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम के, उन वस्कुलर बंडल के बीच में आपको व्हाइट कलर की गैप दिख रही है, दिख रही है सबको व्हाइट कलर की गैप, तो जिसको मैंने एमआर लिखा है, तो वो एमआर है ना मेडुलरी रेज है। पिथ और मेडुलरी रेज बोथ आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। मेडुलरी रेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैम्बियम की जब रिंग बनेगी कंप्लीट, कैम्बियम की जब कंप्लीट रिंग बनेगी तो आप ध्यान में रखना कि ये मेडुलरी रेज के वो पैरेन्काइमा सेल जो ये ग्रीन कलर के इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के कांटेक्ट में है, वो डी डिफरेंशिएट होके बन जाते हैं, वो भी डी डिफरेंशिएट होकर बन जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स दैट इज कैम्बियम। तब जाके फिर कैम्बियम की पूरी ऐसी एक कंप्लीट रिंग डेवलप होती है, मतलब ये ऐसी रिंग बन जाएंगी कैम्बियम की, पूरी ऐसी कैम्बियम की ग्रीन कलर की रिंग बन जाएंगी। अब देखिए दिख रहा है ये सारे ग्रीन कलर के पार्ट जुड़ जाएंगे तो पूरी कैम्बियम की फिर रिंग बनती है। अब ये रिंग कैसे बन रही है, अभी जो मेडुलरी रेज थे वहाँ के जो ये जो सेल्स थे कैम्बियम के बाजू में, वो भी क्या बन जाएंगे, कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फाइनली एक पूरी कंप्लीट कैम्बियम की रिंग बनेगी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। और मिडुलरी रेज के एरिया में जो कैम्बियम डेवलप हुआ है उसको फिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो सेकेंडरी ग्रोथ में ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। नाउ
यहाँ पे हमारा एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम कंप्लीट होता है। अभी हमको देखना है एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम। तो एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम इट इज़ टोटली डिफर फ्रॉम डाइकॉट। यहाँ पे एपिडर्मिस आप देख रहे हो डायग्राम में, वो विदाउट ट्राइकोम है, ठीक है, डाइकॉट से काफ़ी डिफरेंट है। तो मोनोकॉट स्टेम का एक क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, जो आपको सर्कल दिख रहा है नीचे, ट्रांसफर सेक्शन है। तो एपिडर्मिस है बट इट इज़ विदाउट ट्राइकोम। एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस है वो हाइपोडर्मिस स्क्लेरन कैमेटस सेल से बना है, जबकि डाइकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस था वो कोलन कैमेटस सेल से बना था, 3 to 5 लेयर। और यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरन कैमेटस सेल से बना है और सिंगल लेयर रहता है। देखो डाइकॉट में जो वस्कुलर बंडल्स की लेयर थी वो रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट थी। यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल है ना वो स्कैटर्ड है। कैसे है? स्कैटर्ड। तो मोनोकॉट स्टेम में आपको ध्यान रखना है कि वस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड इन अ ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू में डिफरेंशिएटेड नहीं है। ग्राउंड टिश्यू पूरा ऐसे, मतलब जैसे ग्राउंड टिश्यू आपको पता है क्या होता है। ग्राउंड टिश्यू यानी एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल के टिश्यू को छोड़ के जो भी टिश्यूज रहते हैं उसको हम ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। बट यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू है अनडिफरेंशिएटेड है, तो पूरा ही येलो कलर का जो पार्ट है वो ग्राउंड टिश्यू है। आपको क्लियरली दिख रहा है डायग्राम में लेबल करके येलो कलर के पार्ट को, दैट इज ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। तो वस्कुलर बंडल कैसे यहाँ पे स्कैटर्ड है। देखो थ्योरी में क्या बोला है कि वस्कुलर बंडल्स आर न्यूमरस एंड दे आर स्कैटर्ड। ईच वस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय स्क्लेरन कैमेटस बंडल शीथ। हर एक वस्कुलर बंडल के सराउंडिंग में एक शीथ है जो स्क्लेरन कैमेटस सेल से बनी है। तो ईच वस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय स्क्लेरन कैमेटस शीथ बंडल शीथ। बंडल शीथ की बोला समझे ना, बंडल शीथ मतलब बंडल का कवरिंग। तो स्क्लेरन कैमा से बना है। वस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम फ्लोएम साथ में रहेंगे, बट दे आर क्लोज टाइप। क्लोज टाइप मतलब जैसे आप लेफ्ट साइड में जो डायग्राम देख रहे हो डाइकॉट स्टेम के, उसमें जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या था? कैम्बियम था। यहाँ पे जाइलम फ्लोएम के बीच में कोई कैम्बियम नहीं है, ठीक है। क्लोज टाइप विदाउट कैम्बियम। तो वस्कुलर बंडल और कॉन्जॉइंट कोलैटरल। कोलैटरल मतलब बाजू बाजू में है, एक दूसरे को जॉइंट है, बट इट इज क्लोज टाइप दैट इज विदाउट कैम्बियम। क्योंकि यहाँ पे डाइकॉट स्टेम की जो डायग्राम थी लेफ्ट साइड उसमें आप देख रहे हो जाइलम फ्लोएम एक्सपी लेवल क्या है, मैंने वहाँ पे ग्रीन कलर का बीच में क्या है? कैम्बियम। यहाँ पे इनकी वस्कुलर बंडल में कोई कैम्बियम नहीं रहेगा, जाइलम फ्लोएम एक साथ रहेंगे, ठीक है। और जाइलम कंडीशन इसमें भी एंडार्च लेना है, दैट इज टुवर्ड्स द पीथ। अभी आप अभी समझो कि बाहर पेरीफेरी पे क्या रहेगा, फिर पेरीफेरी पे फ्लोएम रहेगा और अंदर की तरफ, सॉरी, पेरीफेरी पे मेटाजाइलम रहेगा, अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम रहेगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एंडार्च कंडीशन, ठीक है। देन जाइलम शोज लाइसिजिनस कैविटी। क्या होता है? जाइलम के बीच जैसे जैसे जाइलम मैच्योर होता है तो ब्रेक होने के बाद उसमें छोटी छोटी लाइसिजिनस कैविटी रहेंगी। एंड पीथ इज एब्सेंट। यहाँ पे कोई पीथ नहीं है, पीथ एब्सेंट है। एंड सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑल्सो एब्सेंट। सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं है? क्योंकि कैम्बियम नहीं है। कैम्बियम अगर रहेगा तो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस होंगे, सेकेंडरी ग्रोथ होंगी जो स्टेम का गिर्थ बढ़ाता है। गिर्थ मतलब स्टेम की डायमीटर बढ़ाता है। तो यहाँ पे कोई स्टेम की डायमीटर नहीं बढ़ेगी। मोनोकॉट प्लांट जनरली वीक स्टेम प्लांट रहता है, इनकी स्टेम की डायमीटर बड़ी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनमें कैम्बियम एब्सेंट है, सो इनमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, कोई नहीं सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम की लेयर्स इसमें ऐड नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे ये डायग्राम डिटेल में दी है मोनोकॉट स्टेम की, ठीक है। हाइपोडर्मिस आप देख रहे हो स्क्लेरन कैमा से बना है। फ्लोएम मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम रहेगा। देन प्रोटोजाइलम कैविटी प्रेजेंट रहेंगी। यहाँ पे आपने और एक चीज़ नोटिस करनी है कि पेरीफेरी पे देखो वस्कुलर बंडल्स आर स्मॉल और सेंटर की तरफ जो वस्कुलर बंडल है काफ़ी लार्ज साइज है। तो सेंटर वस्कुलर बंडल, लार्ज साइज वस्कुलर बंडल आर टुवर्ड्स द सेंटर एंड स्मॉलर साइज यंगर वस्कुलर बंडल आर टुवर्ड्स द पेरीफेरी। दिख रहा है सबको डायग्राम में? ओके, चलो तो अभी यही टॉपिक हम फिर एनसीईआरटी से भी डिस्कस। तो अभी हम डाइकॉट स्टेम जो है वो एनसीईआरटी से देख रहे हैं, डाइकोटिलेडोनस स्टेम। तो इसमें हमको डाइकोटिलेडोनस स्टेम और मोनोकोटिलेडोनस स्टेम, तो एनाटॉमी ऑफ स्टेम अभी दिख रहे हैं हम। तो ट्रांसफर सेक्शन अगर हम लेते हैं यंग डाइकोटिलेडोनस स्टेम का, तो इट शोज एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्टेम, ठीक है, कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल आपको मैंने पहले बताया, क्यूटीन कंटेनिंग, मतलब एक वैक्सी लेयर होती है जिसमें वैक्स डिपॉजिट होता है, दैट इज क्यूटीन। किस लिए रहेगा? टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। Then epidermis may bear trichome, a hair-like appendages and few stomata. बोर्ड की बुक में नहीं दिया है बट यहाँ पर आपको क्लियरली बोला है कि epidermis में कुछ स्टोमेटा भी रहेंगे। Now cells are arranged in a multiple layer between epidermis and pericycle.
तो एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में कुछ मल्टी लेयर सेल्स रहते हैं, कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कॉर्टेक्स कहाँ है। तो कॉर्टेक्स इज सिचुएटेड बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल, मतलब एपिडर्मिस से लेके पेरिसाइकिल के बीच वाले जो सेल्स रहेंगे वो क्या बनाएंगे, कॉर्टेक्स बनाएंगे। जैसे अभी डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको एपिडर्मिस दिख रहा है राइट साइड में लेबल करके एक छोटा सा पार्ट, मतलब ये तो आपको डायकॉट स्टेम का एक क्रॉस सेक्शन है, ये डायग्राम में राइट साइड में उसका छोटा सा पार्ट इनलार्ज करके दिखाया है। तो एपिडर्मिस आपको दिख रहा है और पेरिसाइकिल भी दिख रहा होगा। पेरिसाइकिल में आपको एक ऐसा लेंस शेप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा पेरिसाइकिल। ठीक है, ये पेरिसाइकिल दिख रहा है ऐसा लेंस शेप, तो ये पेरिसाइकिल है। तो एपिडर्मिस से लेके पेरिसाइकिल के बीच में क्या है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स, द सेल्स आर अरेंज इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कंसिडर कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में 3 सब जोन है। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर रहती है कॉर्टेक्स की उसको बोलेंगे हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इसलिए बोल रहे हैं, हाइपो है ना बिलो, एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे है करके उसको बोला है हाइपोडर्मिस, है ना, एपिडर्मिस के नीचे है करके उसको बोलेंगे हाइपोडर्मिस। बट कॉर्टेक्स के आउटर मोस्ट लेयर है वो, तो कॉर्टेक्स के आउटर लेयर जो रहेंगी वो हाइपोडर्मिस रहेंगी। एंड इट इज मेड अप ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ कोलेनकामा सेल। बोर्ड के बुक में दिया है 3 to 5 लेयर्स ऑफ कोलेनकामा सेल्स रहेंगे विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। तो जस्ट बिलो एपिडर्मिस से किस लिए रहेंगे, टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम। मैंने इसके पहले आपको बताया था कि जैसे लीफ का जो पेटियोल होता है, स्टॉक होता है लीफ का, तो लीफ के स्टॉक में पेटियोल में भी ये हाइपोडर्मिस रहता है, जिससे विंड की वजह से जब लीफ का मतलब लीफ मूव होता है, फ्लटरिंग होता है, तो फ्लटरिंग लीफ इजीली फॉलो आउट नहीं होता है विंड के मोमेंट की वजह से। इवन स्टेम का बेंडिंग होता है बट उसका ब्रेकिंग जो है वो रेजिस्ट करेगा कौन, कोलेनकामा। तो कोलेनकामा का फंक्शन कहीं ना कहीं मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है टू द यंग स्टेम, है ना, मतलब वो बेंड होगा बट ब्रेक नहीं होगा ड्यू टू विंड। तो उनको कहीं ना कहीं एक तरह का एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो ये पेटियोल में रहेंगे, यंग स्टेम में रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे, बीस जस्ट बिलो एपिडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस जो है वो कैसे बना है, कोलेनकामा से। तो कोलेनकामा सेल क्या प्रोवाइड कर रहा है फिर, हाइपोडर्मिस के फॉर्म में जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आप देख रहे हो डायग्राम में आपको कोलेनकामा लेबल करके दिया है, एपिडर्मिस के नीचे कोलेनकामा लेबल है, 3 to 5 लेयर्स का रहेगा। देन फिर कॉर्टिकल लेयर है, जनरल जो पैरेन्कामा लिखा है वो पैरेन्कामा मतलब वो कॉर्टेक्स के मतलब को जनरल कॉर्टिकल लेयर है। ठीक है, बिलो हाइपोडर्मिस देयर इज अ कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल पैरेन्कामेटस सेल विद कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब विजिबल, मतलब आप देख सकते हो कि उन कॉर्टेक्स के पैरेन्कामा सेल में काफ़ी सारे सेल एपिडर्मल सेल्स रहेंगे और विजिबल रहेंगे। कॉर्टेक्स कौन सा है तो आपको दिख रहा है क्या, देखिए ये पैरेन्कामा जो लेबल किया है वो है कॉर्टेक्स। ठीक है, तो पैरेन्कामा करके जो लेबलिंग था उसको क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स से लूजली अरेंज पैरेन्कामा सेल से बना है विथ कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस। और कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज एंडोडर्मिस। ठीक है, तो यहाँ पे एंडोडर्मिस में रिच रहता है स्टार्च ग्रेन करके, इस एंडोडर्मिस को हम स्टार्च शीट बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है डायकॉट स्टेम के एंडोडर्मिस को हम स्टार्च शीट क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स स्टार्च ग्रेन। ठीक है, स्टार्च ग्रेन रहता है उसमें, स्टार्च आपको पता ही है सबको, इट इज़ अ पॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज। देन पेरिसाइकिल की बात करें तो पेरिसाइकिल यहाँ पे लेंस शेप है। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द एंडोडर्मिस एंड अबव फ्लोएम। ध्यान से देखो डायग्राम में पेरिसाइकिल की लोकेशन आपको समझ में आएंगी। ये वाले डायग्राम में कैसा है पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस के इनर साइड में और फ्लोएम के ऊपर, फ्लोएम दिख रहा है आपको ब्लू कलर का दिखाया है, तो फ्लोएम के ऊपर और एंडोडर्मिस के बिलो क्या प्रेजेंट है, पेरिसाइकिल। देन द फ्लोएम इज इन द फॉर्म ऑफ सेमिलुनर पैचेस। जैसे मैंने आपको लेंस शेप जो स्ट्रक्चर बताया था, तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सेमिलुनर पैचेस। सेमिलुनर पैचेस मतलब जैसे आप ये देख पा रहे हो आप इस डायग्राम में, मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पेरिसाइकिल जो है ना ये ऐसा है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सेमिलुनर। तो ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को क्या बोला है, सेमिलुनर। आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसा ही, तो दिस इज सेमिलुनर पैचेस।
तो पैचेस मतलब कंटिन्यूस नहीं रहेगा, पैचेस रहेंगे बीच बीच में ऐसे। तो पेरिसाइकिल इज इन द फॉर्म ऑफ सेमिलर पैचेस, आपको एंट्रेंस के लिए याद रखना है। इन बिटवीन वस्कुलर बंडल देयर इज अ फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स विच कंस्टिट्यूट मेडुलरी रेस। ओके, यहाँ पे दिखाया था बोर्ड में, मैंने आपको मेडुलरी रेस बताया था। तो जो वस्कुलर बंडल है, इन वस्कुलर बंडल्स के बीच में कुछ लेयर्स रहती है पैरेन्काइमेटस सेल की, जिसको हम बोल रहे हैं मेडुलरी रेस। ये यहाँ पे आप लेबल करके दिख रहा है। तो ये वस्कुलर बंडल्स है, ठीक है। तो इनके बीच में वाइट कलर के जो गैप आपको दिख रही है वो मेडुलरी रेस, पित तो आपको क्लियर दिख रहा है। तो मेडुलरी रेस मतलब वस्कुलर बंडल के बीच में जो गैप है पैरेन्काइमेटस सेल से बना रहेगा, उसको हम बोलेंगे मेडुलरी रेस, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल्स, और रूट में जो था, रूट में ऐसा ही वस्कुलर बंडल के बीच में जो गैप था उसको हमने कनेक्टिव और कंजक्टिव टिश्यू बोला था, याद रखेंगे। स्टेम में, डायकॉट स्टेम में मेडुलरी रेस बोल रहे हैं वस्कुलर बंडल के बीच में जो पैरेन्काइमेटस सेल है रेडियली रेंज। डायकॉट और मोनोकोट रूट में हमने ऐसे ही वस्कुलर बंडल के बीच में जो रेडियली रेंज पैरेन्काइमेटस सेल थे उनको बोला था कंजक्टिव और कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ये हो गया हमारा। अभी वस्कुलर बंडल्स के बारे में देखना आगे। तो वस्कुलर बंडल ये रिंग के फॉर्म में है, आप देख सकते हो इस डायग्राम में, है ना। ये वस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में कैसे है। डायकॉट स्टेम में ये दिख रहा है, ये वस्कुलर बंडल है। जो ग्रीन कलर के डॉट्स में भी डॉट्स से जो दिखा रहा हूँ, ये सारे ये वस्कुलर बंडल्स है। तो वस्कुलर बंडल्स पूरे डायकॉट स्टेम में कैसे अरेंज है, इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है डायकॉट स्टेम का कि वस्कुलर बंडल कैसे अरेंज है, इन द फॉर्म ऑफ रिंग अरेंज है, ठीक है। देन लिखा है वहाँ पे, है ना, वस्कुलर बंडल आप देख रहे हो अभी, वस्कुलर बंडल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। दिस रिंग अरेंजमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायकॉट स्टेम, आपको याद रखना है। मोनोकोट स्टेम में वस्कुलर बंडल ऐसे रिंग के फॉर्म में नहीं होते, वो स्कैटर्ड रहते हैं। फिर ईच वस्कुलर बंडल इज अ कॉन्जॉइंट ओपन एंड एंडार्च प्रोटोजाइलम। तो कॉन्जॉइंट का मतलब क्या कि बोथ जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस, है ना। ओपन टाइप का मतलब क्या, तो इन जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में, देखो यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हो फ्लोएम और ये मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम के बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम। तो ये कैम्बियम ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है, तो इट इज़ ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाने के लिए ये है, तो इट इज़ ओपन टाइप। और जाइलम इज एंडार्च टाइप। एंडार्च टाइप का मतलब क्या, तो वो मैंने आपको बताया था। प्रोटोजाइलम अगर पिथ की तरफ है, प्रोटोजाइलम दिख रहा है डायग्राम में, आप प्रोटोजाइलम राइट साइड में देखो, ये डायग्राम राइट साइड में नीचे, प्रोटोजाइलम अगर पिथ की तरफ है देन इट इज कॉल्ड एज एंडार्च कंडीशन। डायकॉट रूट में एक्सर्च कंडीशन रहती है, ठीक है। बट यहाँ पे जो है वो कौन सी कंडीशन है, एंडार्च। प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द पिथ और टुवर्ड्स इनर साइड, और मेटाजाइलम जो है वो पेरीफेरी की तरफ है। देन लार्ज राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस ऑक्यूपाई सेंट्रल पोर्शन इन अ स्टेम कंस्टिट्यूट अ पिथ। तो आप ये देख रहे हो डायकॉट स्टेम में, यहाँ पे ये डायग्राम देखो, लेफ्ट साइड दिख रहा है पिथ। तो वस्कुलर बंडल के बीच में एक वाइट कलर का पार्ट है जो आपको डायग्राम दिख रहा है, दोनों इसमें दिखा है, एक छोटे वाले पार्ट में पिथ दिखा है। तो पिथ के पैरेन्काइमेटस सेल से बना है विथ अ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। देन मोनोकोटिलेडोनस स्टेम। तो मोनोकोटिलेडोनस स्टेम ये काफ़ी ज़्यादा डिफर करेंगे डायकॉट स्टेम से। तो मोनोकोट स्टेम हैज़ स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस तो सेम रहेगा दोनों में, बट दोनों में और एक डिफरेंस है, इसकी एपिडर्मिस में कोई ट्राइकोम नहीं है, और डायकॉट स्टेम की एपिडर्मिस में एक ट्राइकोम प्रेजेंट है, दिख रहा है ट्राइकोम, एपिडर्मल हेयर को यहाँ पे क्या बोला डायग्राम में, ट्राइकोम। तो एपिडर्मिस के ऊपर एपिडर्मल हेयर दैट इज ट्राइकोम इज प्रेजेंट इन डायकॉट स्टेम। इन मोनोकोट स्टेम एपिडर्मिस डू नॉट हैव ट्राइकोम। देन बिलो एपिडर्मिस देयर इज अ हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा से बना है, कैसे बना है, स्क्लेरेन्काइमा। डायकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस था वो कैसे बना था, डायकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस था वो बना था कोलेनकाइमा। देन अभी तीसरा जो डिफरेंस है, देखो पहला डिफरेंस क्या कि एपिडर्मिस में कोई ट्राइकोम नहीं है। दूसरा इसका जो हाइपोडर्मिस है मोनोकोट स्टेम का वो बना है स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से। तीसरा डिफरेंस है
कि इनके जो वस्कुलर बंडल है वो स्कैटर्ड है, कैसे स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल, जबकि मोनोकॉट स्टेम में जबकि डाइकॉट स्टेम में जो वस्कुलर बंडल थे वो रिंग के फॉर्म में रहेंगे थे। यहाँ पे वस्कुलर बंडल कैसे रहेंगे, स्कैटर्ड। ये डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ठीक है। वस्कुलर बंडल ऐसे पूरे ग्राउंड टिश्यू में क्या है, स्कैटर्ड है इधर उधर। और हर एक वस्कुलर बंडल के ऊपर एक स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ है जिसको हम बोलते हैं बंडल शीथ, ठीक है। तो ईच वस्कुलर बंडल हैज अ स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ कॉल्ड एज स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। देखो दिख रहा है, सेकंड लाइन पढ़ो आप, ईच इज सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। तो आपको ये याद रखना है, मोनोकॉट स्टेम में जितने वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है वो सभी स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, शीथ। तो स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ प्रेजेंट है। कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू है, मतलब लार्ज विजिबल, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या, विजिबल, लार्ज विजिबल पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना हुआ ग्राउंड टिश्यू आपको प्रेजेंट है। वस्कुलर बंडल यहाँ पे भी कॉन्जॉइंट रहेंगे, मतलब जाइलम फ्लोएम एक साथ रहेंगे, बट इट इज़ ऑफ क्लोज टाइप। क्लोज टाइप मतलब यहाँ पे जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं रहेगा, सो यहाँ पे कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होंगी। देन यहाँ पे आप देखोगे, देखो अभी क्या बोला है, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज है, क्लोज की मतलब कैम्बियम नहीं है जाइलम फ्लोएम के बीच में, सो इट इज क्लोज टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स। नाउ पेरिफेरल वस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन सेंट्रल लोकेटेड वन। देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे हो कि पेरीफेरी पे जो वस्कुलर बंडल है वो स्मॉलर है और सेंटर में जो वस्कुलर बंडल है वो थोड़े से लार्ज साइज है। तो क्या बोला है, पेरीफेरल वस्कुलर बंडल आर स्मॉलर देन सेंट्रल वन। तो सेंटर में लार्ज साइज के वस्कुलर बंडल रहेंगे, भले ही वो स्कैटर्ड है, और पेरीफेरी पे जो वस्कुलर बंडल रहेंगे वो कैसे रहेंगे, स्मॉल रहेंगे। फिर लास्ट लाइन अभी देखो क्या बोला है, द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, मतलब जैसे फ्लोएम में आपको पता है 4 एलिमेंट्स रहता है, ठीक है, सीओट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो इनमें से सीओट्यूब रहेगा, कंपेनियन सेल रहेगा, फ्लोएम फाइबर रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं रहेगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वस्कुलर बंडल्स। इन वस्कुलर बंडल के बीच में वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट है, जिसको लाइसोजेनिक कैविटी मैंने बोर्ड में बताया था, ठीक है, जिनमें क्या होगा, वाटर स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा मोनोकोटिलेडोनल स्टेम एंड होता है। तो अभी हम इसके कुछ एनिमेशंस देख लेते हैं जिससे आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। Anatomy of a dicotyledonous stem. The transverse section of a typical young dicotyledonous stem shows that the following parts: epidermis, cortex, pericycle, vascular bundle, and pith. Epidermis. It is the outermost protective layer of the stem covered by cuticle. It may bear trichomes and a few stomata. Cortex. It is present between epidermis and pericycle. It is divided into 3 parts, namely hypodermis, cortical layer, and endodermis. It contains few layer of parenchymatous cells and parenchymatous cells with conspicuous intercellular spaces. Rich in starch. The innermost layer of the cortex is called the endodermis. The cells of the endodermis are rich in starch grains, and the layer is also referred to as a starch sheath. Pericycle. On the inside of endodermis and above the phloem in the form of semilunar patches of sclerenchyma. Vascular bundle. In between the vascular bundles, there are a few layers of radially placed parenchymatous cells, which constitute medullary rays. Vascular bundles are arranged in a ring. This arrangement is a characteristic of dicot stem. They are conjoined, open, and have end-arch protoxylem. Pith. A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces, which occupy the central portion of the stem, constitute the pith. Anatomy of a monocotyledonous stem. Epidermis, covered by cuticle.
Cortex. The monocot stem has a sclerenchymatous hypodermis, rich in starch. Pericycle is same as dicot stem. Vascular bundles are scattered and closed, with peripheral bundles being smaller than central. Phloem. Parenchyma is absent and water-containing cavities are present. Pith is absent. Epidermal tissue. The plant body consists of three types of tissue system. 1. Epidermal or dermal tissue system. 2. Ground or fundamental tissue system. 3. Vascular tissue system. The epidermis is the outermost layer of the plant organs. It is usually a single layer of compactly arranged barrel-shaped parenchymatous cells. It is present in each and every structural part of plant like leaves, roots and stems. In stems and leaves. The epidermis of stem and leaf are thick-walled, usually surrounded by a thin covering called cuticle, which prevent the loss of water. In the stem and the leaf, the epidermal hairs are multicellular and are known as trichomes. The trichomes help in preventing water loss due to transpiration. The epidermis of leaf and stem contains numerous minute openings called stomata. Each stoma is surrounded by two bean-shaped cells known as guard cells. Stomata is surrounded on each side by chloroplast containing guard cells and 2 to 4 subsidiary cells that lack chloroplasts, and they permit gases exchange between the atmosphere and interior of the leaf. Indroots. In roots, the epidermal cells are thin-walled, cuticle is absent. The epidermis usually forms projections known as epidermal hairs. In the root, the epidermal hairs are unicellular and are called as root hairs. The root hairs penetrate between the soil particles to absorb water and minerals. Characteristics of dicot and monocot stem and root. Stems and roots of plants are made up of different types of tissues. These tissues form different layers in the composition of stems and roots. To study the structural details of the stem or root of a monocot or dicot plant, it is essential to get familiarized with the sectioning and staining techniques used with plant materials. It is also necessary to take the sections with uniform thickness so that the light passes through them equally and the different tissues found in the material are clearly visible under the microscope. To examine the tissues clearly, it is desirable to stain the section with suitable stains, as different stains color the tissues differently. Materials required: fresh material of sunflower stem, maize stem, sunflower root, maize root, new blade, compound microscope, slides, cover slips, petri dish containing water, saffron in solution, glycerine, brush, needle, filter paper, dropper. Procedure: take a blade and a sunflower stem to be sectioned. Dip the top of the material and the blade in water. Hold the material to be sectioned horizontally between the thumb and the first finger of your left hand. Cut the sections of the material quickly using the blade. Transfer the sections in petri dish containing water. Using a brush, select a thin, uniform and complete section and place it on the glass slide. Using a dropper, take some saffron in solution. Pour 1 drop of saffron in solution over the section and allow it to stand for 2 minutes. Remove excess stain using a filter paper. Pour a drop of glycerine over the section.
Place a cover slip gently on the section with the aid of a needle. Remove the excess glycerine using a filter paper. Repeat the same procedure for the sunflower root, maize stem and maize root and prepare the slides. Observe each section under the microscope. Observations. Dicot stem. A typical dicot stem shows an outer layer of parenchyma cells forms the epidermis. Beneath the epidermis lies a few layers of collenchyma cells forming the hypodermis. The cortex in dicot stem consists of several layers of parenchyma cells that lie between the epidermis and the vascular bundle. Endodermis is a single layer of parenchymatous cells that separates the vascular tissue from the cortex. Vascular bundles are wedge-shaped and are arranged in a ring, which is an important feature of dicot stem. Each vascular bundle contains xylem and phloem. The parenchyma cells of the central portion of the stem make up the pith. Monocot stem. The internal structure of monocot stems reveals some differences with respect to that of dicot stem. The most significant feature of monocot stem is the occurrence of scattered vascular bundles and differentiated ground tissue. Epidermis is the outermost covering of the stem made up of a barrel-shaped parenchyma cells. Hypodermis lies between the epidermis and is made up of sclerenchymatous cells. Dicot root. The transverse section of the dicot root having an outermost covering called epidermis made up of the single layer of parenchymatous cells. The cortex consists of several layers of thin-walled parenchyma cells with intercellular spaces. The innermost layer of the cortex is called endodermis, which is made up of the single layer of barrel-shaped cells. Vascular bundles are less than 6 in number and are arranged in an alternate manner on different radii. This type of arrangement is called radial. Monocot root. Monocot roots vary from dicot roots in some ways. The central portion of the monocot root is occupied by well-developed pith made up of parenchyma cells. The vascular bundle consists of 8 or more alternate bundles of xylem and phloem called radial bundles, a typical monocot root having an epidermis which forms the outermost covering of the root. A single layer of barrel-shaped cells make up the endodermis, which separates the cortex from the vascular tissues. As in dicots, the monocot root also has a large cortex made up of many layers of parenchyma cells. Monocot and dicot plants. Flowering plants known as angiosperms are the most diverse group of land plants in the planet. The angiosperms spread across the world with at least 260,000 living species classified into 453 families. Traditionally, flowering plants have been divided into 2 major groups or classes on the basis of the number of cotyledons present in the seed. These 2 groups are the monocots and dicots. A cotyledon is a central portion of a seed embryo to which the epicotyl and radicle are attached. Plants that are monocots have 1 cotyledon and dicots have 2 cotyledons. To gain a better understanding of the various features of monocots and dicots, we will now study 2 plants, one a monocot and the other a dicot. To do the experiment, we will require an orchid plant that is a monocot and a hibiscus plant that is a dicot. Procedure. Ensure that both the plants you've taken have roots, leaves and flowers. Study the leaves of both the plants carefully by observing their venation. If the leaves have parallel venation, then the plant is a monocot, and if the leaves have reticulate venation, the plant is a dicot.
In our case, the venation of the orchid leaf is parallel, so it is a monocot, and the venation of the hibiscus leaf is reticulate, so it is a dicot. There is another characteristic that helps differentiate a monocot and a dicot. If the leaves have a stalk, then the plant is a dicot, and if the leaves have no stalk, the plant is a monocot. स्टॉक को पेटियोल When the भी बोल leaf has सकते no हो। stalk, we call it sessile, meaning the leaf is attached directly by its base without a stalk. पेटियोल absent रहा तो उसको क्या बोलेंगे हम? In an sessile। orchid plant, the leaf is sessile, so it is a Without monocot. petiole, without stalk of The leaf. leaves of the hibiscus have a stalk, If so there it's is a a stalk or petiole is dicot. present, then it's called as If you dicot. now take a look at the roots of both the plants and study the root system, you will see that roots differ in a monocot and a dicot. The monocot plant has just a bunch of roots. This type of root system is known as the adventitious root. The dicot plants has a taproot system. We can see that the orchid plants have an aerial root system. Aerial roots are almost always adventitious. So for the orchid plant, there's another vote for being a monocot. The hibiscus has a taproot system as seen in other dicot plants. Let us now move on to the stem. If you carefully observe the stem of both the plants, you will see that the orchid has a weak stem, whereas the hibiscus has a strong stem. Monocots normally have a weak stem, and dicots have both weak and strong stems. Looking at our plants, the weak stem makes the orchid a monocot and the strong stem makes the hibiscus a dicot. Let's now carefully observe different parts of the orchid and hibiscus flowers. If you count the number of petals and sepals, you will find that the monocot flowers tend to have number of parts that are divisible by 3, and the dicot flowers have number of parts that are divisible by 4 or 5. In orchids, there are 3 petals and 3 sepals. One of the petals is modified to form a labellum or lip. Overall, an orchid satisfies the condition for a monocot plant. The hibiscus has 5 petals and 5 sepals like a typical dicot plant. From these observations, we can conclude that the orchid is a monocot and the hibiscus is a dicot plant. Energy-rich nutrients, mainly sugars, are moved inside of plants in a system called phloem that is composed of 2 types of living cells. The first type, called sieve tube elements, link together to create the tubes used in nutrient transport. Because the tops and bottoms of their cell walls are perforated to permit an easy flow of sap. At maturity, sieve tube cells lack the distinct vacuoles, nuclei, and ribosomes found in most plant cells. That is why alongside each of them is found at least one companion cell. Companion cells supply vital cellular products to the sieve tube cells, since they lack the cellular machinery to produce these products on their own. Companion cells are blocked off at either end and do not form nutrient transport tubes. However, they are connected to one another and to the sieve tube cells by numerous microscopic channels in their side walls called plasmodesmata. Sugars are actively transported into the companion cells, usually from cells in the leaves, and from there, they pass through the plasmodesmata pores into the sieve tube element. Water is transported in an upward direction inside of plants in long, non-living tubes called xylem. Xylem is formed from 2 different types of cells, each of which develop secondary cell walls before they die. The first type are called tracheids. They are thin, elongated cells with tough cell walls, which are hardened by lignin that give the plant a great deal of structural support. The second type of xylem cells are known as vessel elements. They are much wider than tracheids and have thinner cell walls. Vessel elements transport the majority of the water inside the plant and provide little in the way of structural support.
The tops and bottoms of vessel element cells contain unique structures called sieve plates that permit an easy flow of water between adjoining cells.